नमस्कार, मेरा नाम है राजन कात्यायन और मेरे साथ जैसे कि हर बार रहते हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल और हम लोग विभिन्न मुद्दों पे चर्चा करते हैं, बाखबर बातों-बातों में। तो आज बातों-बातों में देश के राजनीतिक परिदृश्य पर बात करते हैं जिसमें बिहार से लेके मध्य प्रदेश तक की राजनीति और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता संतुलन की राजनीति में क्या चल रहा है। कुछ राजनीतिक गलियारों में उड़ती-उड़ती खबरें चलती रहती हैं। उन्हीं खबरों के बीच हम लोग इस चीज़ का परीक्षण करने की कोशिश करते हैं कि आखिर बात क्या है? बाखबर भी हम लोग खबरदार होते हैं। गोयल जी अभी अगर लेटेस्ट देखा जाए तो 2 जगह उपचुनाव चल रहा है, मध्य प्रदेश में और बिहार में। तो बिहार में अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन, उनकी सीट खाली हुई है पटना की बांकीपुर और बांकीपुर पे नितिन नवीन ने अपने किसी बहुत ही खासम-खास को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन कुछ दिनों में प्रत्याशी को बदल दिया गया। अब ये तो बात मतलब एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसका कैंडिडेट उसके सीट से बदल दिया जाए तो ये तो बड़ी हेटी वाली बात है। इसी तरह से कुछ मध्य प्रदेश की है। पहले बात करते हैं बिहार की, क्या है पूरा मामला गोयल जी? ये सब क्यों किया जा रहा है? सीट एकदम से बदलना पड़ गया, आनन-फानन में कैंडिडेट हटा दिया गया। देखिए राजन जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले 12-14 साल से एक अलग तरीके से काम कर रही है। मतलब उसके लिए वही लोग मुफीद हैं जो उनके तरीके से काम करें। पहले की भारतीय जनता पार्टी जिसमें मुरली मनोहर जोशी हुआ करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी अब खत्म हो चुकी है। अब मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी रह गई है। यहाँ नंबर 1 पे प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरे नंबर पे अमित शाह है जो कि गृह मंत्री भी हैं। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब आपको थोड़ा-सा बताना चाहेंगे नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया गया? उसके पीछे कारण ये था कि एक तो ये इनका एज बहुत कम है। 45-46 साल की एज में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इसके पीछे भी एक लॉजिक था कि प्रधानमंत्री मोदी और शाह ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो उनकी बात को कोई भी सवाल न करे। जैसा कि आपने देखा कि पिछले कई चुनावों में चाहे वो राजस्थान का चुनाव रहा हो, छत्तीसगढ़ का रहा हो या उड़ीसा का रहा हो और आपको गुजरात का भी रहा हो, तो इन्होंने हमेशा से लोगों को चौंकाया कि वहाँ दिग्गज नेता होने के बावजूद ये हमेशा एक नए ऐसे व्यक्ति को सामने ला के रखते हैं जो कि इनकी तरीके से अकल का अंधा हो और ग्रांट का पूरा हो। जो दिल्ली से निर्देश जाएगा उसको बिना किसी इकट्ठ के फॉलो करेंगे। तो नितिन नवीन को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद उनको राज्यसभा भेजा गया, तो उनकी जगह पर सीट खाली हो गई। नितिन नवीन ने वहां पर अपने खास करीबी नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिषेक कुमार सिंह उर्फ बंटी, तो उनको अपना उम्मीदवारी सौंपी और उन्होंने पर्चा भी दाखिल कर दिया। लेकिन इसी बीच में प्रशांत किशोर ने एक बयान दे दिया, उनकी पार्टी की तरफ से एक बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी को तो चुनाव होने से पहले ही हरा देंगे। ये बात भारतीय जनता पार्टी को खली कि ऐसा क्या हो गया। फिर उन्होंने कैंडिडेट के बारे में खोजा खबरा, तो उसकी बातें निकाली, तो पता चला कि जो बंटी हैं इनके पिताजी रविंद्र प्रसाद सरकारी नौकरी में थे, मैनेजर की पोस्ट पे थे और लालू प्रसाद के साथ में जो चारा घोटाला की बात चल रही थी उसमें उनका नाम था। 3 साल की सजा हुई और 2025 तक उन्होंने सजा काटकर और 50,000 का जुर्माना भरा। जब ये बात भारतीय जनता पार्टी के सामने आई तो उनके हाथ के तोते हो गए कि यहाँ तो चुनाव होगा ही नहीं। चुनाव होने से पहले ही लोग अगर ये जान गए और उनको ये मालूम था प्रशांत किशोर किस टाइप का आदमी है,
कि वो रेत में से भी तेल निकाल लेगा। तो यही सब बातें थी, इसको लोगों को तक ज्यादा जानकारी ना फैले, इस वजह से बंटी को कहा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और ये कहिए कि पारिवारिक मामलों के चलते मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा। फिर उनके बाद बंटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर एक नए उम्मीदवार का नाम घोषित किया, नीरज कुमार सिन्हा। जी जी, नीरज आपने कुमार बड़ा सिन्हा हाँ भी उसमें आ गए चर्चा में। वो एक मामूली सा बूथ लेवल कार्यकर्ता, उसकी मार्कशीट को लेकर कुछ सवाल हुए, जो उन्होंने मार्कशीट लगाई है, एज का लगाया है, उसमें घपलेबाजी है। उन मार्कशीट के उस पे बिना पर उस मार्कशीट के आधार पर ये कहा गया जब ये 2094 में पैदा हुए तो 2006 में ये कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता बन गए, इस बात को लेकर भी। लेकिन ये बात इतनी बड़ी नहीं थी जितने कि बंटी के मामले में। तो अब आप जी समझ जी सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब बिहार में सीट निकालना, यहाँ तक कि केंद्र में बैठे लोगों के लिए एक समस्या है। अब ये तो आप समझ ही रहे हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी है, जेडीयू तो खत्म है, नीतीश कुमार का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है, सरकार पूरी तरीके से बीजेपी के कंट्रोल में। तो ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर के बीच में टग ऑफ वार है। वहीं दूसरी तरफ राजग ने भी अपना एक कैंडिडेट उतारा, पिछली बार चुनाव हार गए 2025 में, हार गए थे, लेकिन फिर से रेखा गुप्ता को चुनाव में उतारा है। मामला त्रिकोणीय हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या पैदा हो गई है, इसमें कोई शक नहीं। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि एक कैंडिडेट भी तलाशना मुश्किल पड़ रहा है और कहीं न कहीं लोग तो इसमें अंदर खाने की हवा जो चल रही है वो कह रहे हैं कि ये शक्ति संतुलन की भी बात है। नितिन नवीन और अमित शाह में भी एक ऐसा गठजोड़, एक ऐसा विरोधाभास है जिसको लोग दबी जुबान से बताते हैं, जिसको वो पसंद नहीं करते हैं एक दूसरे को। ऐसी चर्चाएं हैं, कहीं ये भी कारण हो सकता है, सत्ता के गलियारों में ये बातें भी हैं। और इसी तरह की बात गोयल जी मध्य प्रदेश में देखने में आई। नरोत्तम मिश्रा दतिया सीट से पिछले चुनाव में उनको जब पहले तो टिकट दिया नहीं जा रहा था, लेकिन टिकट दिया गया तो उनको हरा दिया गया। अब इस बार जब उन्होंने दावेदारी पेश की तो उनको टिकट ही नहीं दिया गया। एक इतना कद्दावर नेता स्टेट लेवल का, उसके टिकट के साथ, और वहां पे लोग विरोध भी कर रहे हैं, कार्यकर्ता सड़कों पे हैं। ये क्या चल रहा है? इतने बड़े नेताओं के साथ इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अंदरूनी बगावत, ये क्या दिखाती है? देखिए राजन जी, मध्य प्रदेश में इस समय आधा दर्जन दिग्गज नेता हैं जो मोहन यादव उनके आगे कुछ नहीं है। चाहे वो विजय वर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, और जिस तरीके से नरेंद्र तोमर है, और खास तौर से ये आपके नरोत्तम मिश्रा अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते थे। भारतीय जनता पार्टी अब मध्य प्रदेश में इन दिग्गजों से पूरी तरीके से अपने को मुक्त करना चाहती है। पहले नरोत्तम मिश्रा और प्रहलाद पटेल सेंट्रल में मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको किसी तरीके से उनको अपने सेंट्रल से बाहर किया, कैबिनेट से बाहर किया, और मध्य प्रदेश में कहा जाइए अपनी राजनीति को आप प्रदेश में चमकाइए, लेकिन उनको रखे कहाँ। सबसे बड़ी बात तो है, किसी को उन्होंने स्पीकर बना दिया, किसी को थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी दी। अब मोहन यादव के पास समस्या है कि अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलता तो उनकी दावेदारी पर मुख्य मतलब किसी बड़े कैबिनेट मिनिस्टर की होनी चाहिए थे। तो इन सब चीजों का जब लब्बुल हुआ, मीटिंग हुई, प्रदेश के पूर्व नेताओं से उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि अभी भी माहौल जो दतिया सीट पर नरोत्तम मिश्रा के फेवर में ये बात कर रहे हैं, वहां का माहौल अभी भी नरोत्तम मिश्रा और उनके बेटे सुकर्ण मिश्रा के खिलाफ में है। ये सर्वे में उन्होंने देखा कि वहां पर अगर हम इनको टिकट देते हैं तो ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की वहां में खिल्ली उड़ेगी और
कांग्रेस का कैंडिडेट जीत जाएगा। इसीलिए एक नए लड़के को, नए नेता को वहां उन्होंने उतारा ताकि इस सीट को बचाया जा सके। लेकिन आप जानते हैं कि पूर्व में गृह मंत्री रह चुके हैं नरोत्तम मिश्रा, अपने आसपास के इलाके में काफी दबंगई है इनकी। जब इनका सीट का टिकट कटा तो उनके समर्थकों ने आसपास खूब उपद्रव किया, आतंक मचाया, सड़कें जाम कर दी, यहाँ तक कि एक डिप्टी एसपी को भी थप्पड़ मार के घायल किया, लगभग आधा दर्जन सिपाही घायल हुए। तो इन सब चीजों को लेकर केंद्र ने कोई ये काम तो टिकट काटने का काम तो केंद्र करते, कोई किसी की हिम्मत नहीं प्रदेश में कोई कर, अमित शाह या मोदी। और वहां आपकी बात नितिन नवीन की चली और ये मालूम था नरोत्तम मिश्रा अमित शाह के खास है। तो धीरे धीरे पर करते जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा को इसीलिए साइडलाइन किया गया कि ताकि अमित शाह का प्रभाव खत्म हो। तो यह आप बात समझ सकते हैं कि दूध पीने के बाद कुल्हड़ फोड़ दिया जाता है, यही तरीका प्रधानमंत्री मोदी अख्तियार कर रहे हैं। नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश में बयान देकर और सनसनी फैला दी थी कि योगी और मोदी की जो जोड़ी है, इससे पूरे 2047 तक केंद्र में सरकार बनी रहेगी और मोदी जी और योगी जी का ही वर्चस्व रहेगा। ये बात अमित शाह को और खल रही है। पहले वो सेकंड मैन थे, प्रधानमंत्री मोदी के बाद शाह के हाथ में देश की कमान रहती थी, लेकिन जब से नितिन नवीन बने हैं तब से प्रधानमंत्री मोदी और योगी का योग काफी ज्यादा चर्चा में है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये कोल्ड वार चल रहा है नितिन नवीन और अमित शाह के बीच में। तुम वो जहां मौका पाते हैं उनको दबा देते हैं और अमित शाह जहां मौका पाते हैं वो अपनी चाल चलने से चूकते नहीं। जी गोयल जी, आपने बिल्कुल सही, आपने बड़े रहस्योद्घाटन किए। और जिस तरह से बिहार और मध्य प्रदेश की राजनीति में जो क्या कुछ चल रहा है, जो घट रहा है, जो प्रत्याशी हटाए और नए बनाए जा रहे हैं, नए लोगों को टिकट दिया जा रहा है, पुराने हटाए जा रहे हैं, अपने अपने प्यादे और घोड़े की चाल चली जा रही है। ये वाकई शतरंज की चाल की तरह है और इसकी कमान दिल्ली से बैठ के चली जा रही है और वहां भी शक्ति संतुलन की लगता है कोल्ड वार चल रहा है। ये बिल्कुल सामने धरातल पे दिख रहा है। बातों बातों में आपने बड़ा बाखबर किया, वाकई ये बहुत ही रोचक था। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी, आप आए। आगे फिर किसी पे आपसे बात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।